नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आयरलैंड में संस्कृत में श्लोक सुनाने पर प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान को लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। कल डबलिन में मोदी ने कहा था कि अगर भारत में ऐसा होता यानी संस्कृत में स्वागत होता तो धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाते। अब बड़ा सवाल यह है कि श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों? आयरलैंड में प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत संस्कृत के इन श्लोकों के साथ हुआ, जिनका मतलब है नरेंद्र मोदी महोदय का स्वागत है। हे भगवान, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमें प्राप्त ज्ञान तेज देने वाला हो, हम आपस में बैर न करें, आपस में स्नेह रखें। डबलिन में बच्चों से संस्कृत के इन श्लोकों को सुनने के बाद गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर भारत में ऐसा होता तो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो जाते। संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। आयरलैंड में प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत संस्कृत के इन श्लोकों के साथ हुआ, जिनका मतलब है नरेंद्र मोदी महोदय का स्वागत है। हे भगवान, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमें प्राप्त ज्ञान तेज देने वाला हो, हम आपस में बैर न करें, आपस में स्नेह रखें। डबलिन में बच्चों से संस्कृत के इन श्लोकों को सुनने के बाद गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर भारत में ऐसा होता तो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो जाते। संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं, लेकिन ये खुशी की बात है आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं सेक्युलरिज्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता। अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर विरोधी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी का सेक्युलरिज्म देश को पता है। 130 करोड़ इस देश के लोग सेकुलरिज्म को लेकर मोदी जी के रिकॉर्ड को पहचानते भी हैं। केवल दूसरे को नीचा दिखाकर आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जापान में जाकर के मंदिर के अंदर कोई कार्यक्रम किया तो कहा कि धर्मनिरपेक्ष लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के भी उन सवालों को उठा रहे हैं जिससे भारतीयता बदनाम होती है। एक साल पहले जापान के पीएम को गीता भेंट करने पर भी पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में इस पर बहस शुरू हो जाएगी कि गीता को भी सांप्रदायिक कर दिया। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। विदेशी दौरे पर पीएम के किसी न किसी बयान को लेकर देश में राजनीति का माहौल हमेशा गर्म होता रहा है। इस बार आयरलैंड में श्लोक से विवाद की शुरुआत हुई है। सवाल यह है कि श्लोक से सेकुलरिज्म पर सवाल क्यों? तो श्लोक संस्कृत में और उससे सेक्युलरिज्म पर क्या उठ रहे हैं सवाल, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो सवाल ये रहेगा चर्चा का कि श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों? सवाल ये भी कि क्या सिर्फ वोट बैंक का मंत्र है सेक्युलरिज्म, और क्या इसी पर तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से नलिन कोहली जी मौजूद हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हमारे साथ और कुछ और मेहमान आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। नलिन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। विदेश में प्रधानमंत्री का स्वागत
संस्कृत में मंत्रोच्चारण और श्लोक के माध्यम से हुआ, लेकिन इसको सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़ा करने का एक मौका क्यों बना दिया गया? इसकी क्या जरूरत थी? नलिन। क्योंकि नेहा जी, यदि आप थोड़ा सा अभी ज्यादा भी दूर नहीं इतिहास को देखेंगे तो हर ऐसे विषय पर ऐसे यहाँ पर डिबेट छिड़ जाती है। योगा को लेके डिबेट आ गया, सूर्य नमस्कार को व्यायाम के रूप में ना देख के तो उस पर भी एक डिबेट आ गया, वंदे मातरम पे जो हिंदुस्तान के भारत के स्वतंत्र होने से पहले सब गाते थे, राष्ट्रगान है, उस पर एक डिबेट छिड़ गया है। तो हर चीज पर एक डिबेट छिड़ जाता है, जैसे यहाँ पर सेक्युलरिज्म पर अटैक किया जा रहा है और हर चीज को धर्म के नजरिए से ही देखा जा रहा है। संस्कृत जो है भारत की धरोहर है और संस्कृत में बहुत ज्ञान है, वो भारत में हजारों साल से, विश्व में कई देश जो है उस पर काम करते हैं। संस्कृत सीखने के ऊपर में भी ऐसा हो गया था कि भाई संस्कृत जो है, अगर उसके बारे में चर्चा भी करो कि संस्कृत पढ़ाया जाना चाहिए या होना चाहिए या उसके जानकारी से इस ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ये क्या सेक्युलरिज्म पर ठेस नहीं होगा? और विदेश में संस्कृत को सीखा जाता है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कई देशों में काम हो रहा है। तो इस सब की का राजनीतिकरण करते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ है, इसका ना तो कोई धर्म से लेना जुड़ा है या कोई भाजपा की कोई ऐसी सोच है कि हम लोग थोपना चाहते हैं किसी पे, ऐसा कुछ है नहीं। जो देश की धरोहर है, जो देश के लोग, जो विश्व में उसकी स्वीकृति बनती है, लोग उसको अपनाते हैं, हम उससे ना अपनाए एक ढोंगी सेक्युलरिज्म डिबेट के ऊपर में, तो वो एक दुख की बात होगी और देश का ही एक किस्म से नुकसान होता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए। मीम साहब, फिर तकलीफ क्या है? संस्कृत पूरे देश की धरोहर है, अगर उसको विश्व के और देश अपना रहे हैं और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये तारीफ योग्य बात है। आप लोग इसको खुद पर क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भारत की छवि खराब की जा रही है या विरोधी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो संस्कृत के बारे में मुझे जो कहना है वो मैं कहना चाहूंगा। मेरा ये मानना है, और आज से नहीं, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मेरी एक पार्लियामेंट के अंदर तकरीर भी है, और मैं ये कहता हूं कि संस्कृत सब जबानों की माँ है, लेकिन हमने माँ के साथ वो सलूक नहीं किया जो आमतौर पर हमें अपनी माँ के साथ करना चाहिए, जिसके लिए हमको पाबंद होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं सरकारी तौर पर, उसमें संस्कृत शामिल है, लेकिन किसी भी लेवल पर देख लें, संस्कृत के साथ वो इंसाफ नहीं हम कर सके, और इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए किसी एक पार्टी, किसी एक वर्ग को कहने की बात नहीं है, और मैं बिल्कुल इसको किसी धर्म के साथ जोड़ करके नहीं देखता हूं। चूंकि माँ सबकी माँ है, जैसे भारत माता सबकी माँ है, इसी तरह संस्कृत भी सब जबानों की माँ है। उर्दू भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अल्फाज उर्दू के संस्कृत से आए हैं, हिंदी से आए हैं। इसलिए सवाल ये उठाया खुद प्रधानमंत्री जी ने, वहां पर अगर संस्कृत में बच्चों ने कुछ गायन किया और वो सुनाया, कोई बुरी बात नहीं है। अगर बाहर के लोग ऐसा करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने यह सवाल उठाया कि अगर ऐसा देश में हो जाता तो सेकुलरिज्म पर सवाल खड़ा हो जाता। मेरे ख्याल में ऐसा सवाल तो कभी किसी ने खड़ा नहीं किया। अगर खड़ा किया है तो प्रधानमंत्री जी बताएं या नलिन भाई बताएं। मैं तो समझता हूं अगर कोई इस पर सवाल उठाए और कहे कि इससे सेकुलरिज्म खतरे में, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। सब जबानें हमारे देश की जबानें हैं। बल्कि मैं यहां पर एक और अहम बात कहूंगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1991 में मैंने पूछा था पार्लियामेंट में सवाल करते हुए कि कितने अखबारों को कितना ऐड दिया गया, उसमें संस्कृत जबान भी शामिल थी। नेहा जी, आपको सुन के हैरत होगी, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिया गया अंग्रेजी के 200 अखबारों को और हिंदी के 6,500 अखबारों को। हिंदी को, अंग्रेजी को 5 करोड़ 82 लाख रुपया और हिंदी के 6,500 अखबारों को 4 करोड़ 32 लाख रुपया। और उसके अंदर उर्दू और दूसरी जबानें शामिल थी, सबको कम था। लेकिन आखिर में सुनिए जो दिलचस्प बात है, 7 पीरियोडिकल संस्कृत जबान में निकलते थे। ठीक है। पूरे एक साल में अंग्रेजी के 5 करोड़ 82 लाख के मुकाबले में संस्कृत को 803 रुपए के इश्तहार दिए थे एक साल में। आप बताइए कि जब संस्कृत के साथ सबने मिलकर यह सलूक किया है, तो संस्कृत अगर आज
नजर नहीं आती, तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक है, किसी एक की तो बात मेरा नहीं सवाल करना। यहाँ पर यह है जो मीम लोग अफजल साहब संस्कृत की को जो किसी बात धर्म के साथ प्रधानमंत्री जोड़कर देखने आयरलैंड आती में है, जाकर कह रहे उन्होंने भी हैं, माफ कीजिएगा, संस्कृत के लिए कुछ उसको नहीं किया। गलत चश्मे से कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं या प्रधानमंत्री गलत तरह से उस बात को पेश कर रहे हैं? हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जरूरत गौरव नहीं थी। भाटिया साहब मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, दिक्कत बिल्कुल नहीं किस देख बात रहे। से? दिक्कत किस हम बात से? हम इस बिल्कुल बात से है नहीं कि देख रहे। प्रधानमंत्री ने कहा देखिए विदेश में बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चारण नहीं कर देख रहे हैं, रहे। हमारे यहाँ अगर संस्कृत के बारे में इस तरह से कुछ हो तो शायद उस पर धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, ये बात कही जाए। क्या इससे दिक्कत हो रही है या इस बहाने कहीं ना कहीं कई पार्टियों पर सवाल भी उठा रहे हैं? मुझे तुष्टीकरण की राजनीति करती रहती है पार्टियां, दिक्कत उससे हो रही है? किससे दिक्कत है? नेहा जी, मैं पंथ निरपेक्षता पे अभी आऊंगा, लेकिन आज एक और बहुत बड़ा सवाल है जो मैं समझता हूं जिस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें उनकी जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टीज हैं, वो भी, जो लोग जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं दिया उनके भी वो प्रधानमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि ये अच्छी आदत नहीं है कि वो बाहर की भूमि में जाके जो अपने विरोधी हैं राजनीतिक, उनके बारे में आलोचना करें या देश में कहें कि भाजपा की सरकार आने से पहले भ्रष्टाचार परम सीमा में था, अब सुधर गया है, मैं गीता दे रहा हूं तो विरोधी पार्टी इस पे मेरा विरोध करेंगी। और आज संस्कृत में भी विरोधी पार्टियों ने उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने खुद इस बात को बोला और इस पे राजनीति करी। मैं समझता हूं जब वो किसी विदेशी धरती पे हैं तो हम सब उनको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं और उनका बड़प्पन भी ये होगा कि वो इस तरह के बयान विदेशी धरती पे ना दें, बल्कि ये उदाहरण दिखाएं कि सारी पार्टियां एकजुट हैं, सब भारतीय के लिए, भारत के लिए प्रगति का रास्ता ठीक है गौरव जी, आपने रखी अपनी बात। पंथ निरपेक्षता पे ये कहूंगा कि आज ये जो, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था नेहा जी। हाँ गौरव जी बोलिए, धर्मनिरपेक्षता पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पंथ निरपेक्षता पे एक बात जरूर कहूंगा कि जब जो दूसरी पार्टी है वो सवाल उठाती है, वो कब सवाल उठाती है? सवाल तब उठाते हैं जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम एक का करोगे तो हम 4 का शुद्धिकरण करेंगे। जब गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति कहते हैं कि यहां पे दूसरे पंथ के जो लोग हैं उनकी जगह नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हम इस बात पे कहते हैं कि ये देश चलिए, उसका जवाब तो बीजेपी भी देगी कि आप योग पर, सूर्य नमस्कार पर जिस तरह से दंगे भड़कते हैं उसके पीछे जो मानसिकता होती है, फिर तो वो आरोप प्रत्यारोप में पहुंच जाएगा पूरा मामला। ठीक है, आपने जो बात कही उस पर मेरे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी, ठीक है सर, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ गौरव भाटिया जी, एक एक उसको नहीं लेंगे हम, एक एक टॉपिक को यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बड़ा मुद्दा है कि श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों। कंचन गुप्ता जी, जो बात यहाँ पर गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड सा है, उनकी एक आदत सी हो गई है कि जब भी विदेश में जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं जिससे भारत की छवि खराब होती है और जो विरोधी नेता हैं उनको निशाने पर लिया जाता है, और इस बार भी संस्कृत के माध्यम से उन्होंने यही करने की कोशिश की है। देखिए, ये एक उनके बात करने की एक अंदाज है, वो जब बात करते हैं जो मन में रहता है वो कह देते हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ उन्होंने राजनीति करने के लिए ये बात की थी। लेकिन यह भी सच है कि हमारे यहाँ पर संस्कृत के साथ या श्लोक उच्चारण हो कोई फंक्शन में शुरुआत में, तो उसके बारे में एक आपत्ति रहती है और उस आपत्ति को पहले भी कई बार जताई जा चुकी है। हमारे यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के एक सहकारी दल के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक फंक्शन में जो दिया जलाकर फंक्शन की उद्घाटन की जाती है वो करने से उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, मैं नहीं करता जी। हमारे यहाँ पर सांसद में ऐसे भी यहाँ पर हमारे ऐसे भी एक एमपी हैं जो जब राष्ट्रगान होता है वो उस राष्ट्रगान में हिस्सा नहीं लेते हैं और संसद छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी ऐसी अब एक सिचुएशन बन गई है कि अगर सरकार अपने धर्म निरपेक्षता को रखने के लिए दूरदर्शन की जो एक थी कि वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसको हटा दिया गया था कि नहीं जी ये तो धर्म निरपेक्षता के विरोध में है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो
ऐसे स्थिति में ये सच है कि यहाँ पर अगर कोई एक ऑफिशियल फंक्शन में इस किस्म की उद्घाटन हो, उस पर काफी चर्चा होती और कटु चर्चा होती, और इसको अगर हम इनकार करें तो वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया MIM से इम्तियाज साहब हमारे साथ है। तो इम्तियाज साहब, जो सच्चाई है उसे विदेश में ही सही, क्या उस सच्चाई को प्रधानमंत्री ने रखने की कोशिश की और हम उससे मुंह मोड़ रहे हैं? इस पर राजनीतिक बवाल खड़ा किया जा रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात बताना चाहते हैं, हम किसी भी जबान के खिलाफ नहीं है, हमें इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, हम इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं। लेकिन हमें चिंता जरूर सता रही है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी को ये संस्कृत का श्लोक पसंद आ गया और वो दोबारा हिंदुस्तान जब आए तो कहीं भी हम पर जबरदस्ती एक बार फिर से लाद न दे कि पूरे हिंदुस्तान को अब जो भी कार्यक्रम शुरू होगा वो संस्कृत के श्लोक से शुरू होगा। हमें चिंता जो सता रही है नेहा जी, वो इस बात की है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, ये अपने जो एजेंडा है वो लेकर आती है बार बार। तो हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी जी वापस आए और कहे कि मुझे बहुत पसंद आया यह संस्कृत का श्लोक, चलिए अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसे लागू कर दिया जाए। देखिए, आयरलैंड में जो कार्यक्रम हुआ, ये तो शायद हम सब लोग जानते हैं कि ये भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ने तो नहीं कहा होगा। ये वहां पर जो भारतीय कम्युनिटी थी उसने इस तरह से स्वागत समारोह किया जिसमें शुरुआत संस्कृत के साथ की, और उसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने जो धर्मनिरपेक्षता है या छद्म धर्मनिरपेक्षता, जिसको स्यूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं, उस पर तंज कसा। उसको आप खींचकर यहां तक क्यों लेकर जा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो राजनीति बढ़ जाती है। ठीक है अफजल साहब, मेरा सवाल इम्तियाज जी से था। जी, हमने आपको पहले ही कह दिया है कि ना हम संस्कृत का विरोध कर रहे, ना हम इस श्लोक का विरोध कर रहे। हमें जो चिंता सता रही है, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं और वहां पर उन्हें हिंदुस्तान की छवि को रखना चाहिए। हम आपस में अंदर हिंदुस्तान के अंदर कितने भी झगड़ ले, आपस में कितने भी भेदभाव हो, लेकिन विदेश में जब जाते हैं प्रधानमंत्री तो वहां पर आपका विपक्ष ही क्यों ना हो, उसका आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है इम्तियाज साहब, आप भी वही बात कह रहे हैं जो बात गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, जिस ओर इशारा मीम अफजल साहब ने भी किया। मेरी मजबूरी है सर, मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद नलन जी, मैं आपसे इन तमाम सवालों का जवाब लूंगी कि विदेश जाकर के इस तरह की जो बातें होती हैं, क्या ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? हमारे साथ RSS से प्रफुल्ल केतकर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या जो सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म का जो इस्तेमाल है, वो सिर्फ कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं होता हमारे देश में, और कहीं उसी पर तो निशाना नहीं साध रहे थे प्रधानमंत्री मोदी? एक ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। RSS से प्रफुल्ल केतकर साहब हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि संस्कृत अगर बढ़ नहीं पा रही है तो उसके लिए जरूर कारण है, जिम्मेदारी भी सबकी बनती है, लेकिन क्या संस्कृत के बहाने प्रधानमंत्री ने विदेश में दरअसल विरोधियों पर निशाना साधा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, मैं कोई RSS एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूं, मैं ऑर्गेनाइजर का संपादक हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये विरोधियों का या राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने भारत देश की वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा है कि दुनिया में आज सब जगह पर संस्कृत का अध्ययन हो रहा है। हार्वर्ड में, कोलंबिया में गीता मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। ऐसी स्थिति में भारत पर इन विषयों पर क्या होता है ये हमने सबने देखा है, चाहे सरस्वती वंदना को हो, चाहे रामायण महाभारत को हो, चाहे गीता को लेकर हो, ये सारे संस्कृत के हैं, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। दूसरा विषय ऐसा है कि संस्कृत इस देश के सारी भाषाओं की जननी है, ये आज कोई मानने को तैयार नहीं है। संस्कृत का जब तक विकास नहीं होगा, संस्कृत को मान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा जो ज्ञान है
भारत का जो ज्ञान है उसका सही रूप में आज आकलन नहीं कर सकते, इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए स्कूल में संस्कृत इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर बवाल होता है, कहीं पे संस्कृत विषय ऑप्शनल रखा जाता है तो उस पर बवाल होता है। तो ये वास्तविकता है, ये हमने बार बार देखी है और इस पर राजनीति हमेशा की जाती है। तो इसी वास्तविकता को सेक्युलरिज्म पे नाम पर कैसे होता है, इसको ये दुख प्रकट किया है, मुझे लगता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसका एक छोटी सी प्रतिक्रिया इम्तियाज साहब आपसे लेना चाहूंगी कि भारत में संस्कृत को लेकर इस तरह की ये वो तमाम परेशानियां हैं जिनको प्रधानमंत्री ने एक वाक्य के जरिए कहा। जी देखिए नेहा जी, मैं आपको साफ कर दूं कि ना हम संस्कृत के खिलाफ है ना उस श्लोक के खिलाफ है। हमें जो डर सता रहा है कि मोदी जी वापस आने के बाद कहीं ऐसा ना कर दे कि योगा को कंपलसरी, देखिए अब उनके एक मंत्री ने कहा है रामायण और महाभारत को स्कूल के अंदर कंपलसरी किया जाएगा। अब वो आएंगे और कहेंगे कि सभी लोगों ने अपने दिन की शुरुआत संस्कृत के एक श्लोक से करनी चाहिए। तो हमें जो चिंता सताती है वो इस तरह की जो हरकतें होती है। मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं एक इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि लोग उनके जो अहम मुद्दे के लिए वो जाते हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, विदेशों के इतने दौरे क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। तो चर्चा किस बात के ऊपर होती है कि साहब संस्कृत के श्लोक के अंदर सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन तो आजकल ये हो गया है कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर हमें वोट दो, अगर हमें वोट नहीं देंगे तो आप कम्युनल। भाजपा वाले कहते हैं हमें वोट दो, अगर नहीं देंगे तो आप कम्युनल। तो साहब हर एक ने अपना अपना एक डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का बना के रख दिया है, सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए। सभी पार्टियां शामिल हैं, सभी पार्टियां शामिल हैं, आपकी पार्टी को भी उसमें घेरा वहां पर जाकर आपकी पार्टी को भी उसमें घेरा जाएगा। मैं आपकी बात समझ गई, इसका जवाब नलिन मैं आपसे लूंगी तुरंत ब्रेक के बाद। सवाल यही बना हुआ है, श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों? फौरन हाजिर हो गए। हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों। नलिन जी, इम्तियाज साहब का ये कहना है और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि संस्कृत को बढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन जो बातें जाकर विदेश में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं उससे ये डर रहता है, जैसे इम्तियाज जी कह रहे हैं, कि वापस आकर कहीं उसे ना थोप दे, कहीं ये ना कहें कि अब उसी तरह से आपको अपनी जीवन शैली आगे बढ़ानी पड़ेगी। मेरी आवाज जो है ना रिपीट हो रही थी, उसको बोलो कि इको हो रही थी मेरी आवाज, जब मैं बोल रहा था ना इको हो रही थी। 3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि सब कहते हैं कि हम भाषा के विरोध नहीं है, संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। क्या किसी ने इस प्रोग्राम पे ये कहा है कि हम मांग करते हैं कि संस्कृत भाषा के रूप में और उसमें जो ज्ञान मिल सकता है कि हमें उसे एक धरोहर के रूप में बढ़ाना चाहिए? थोपा तो किसी तो है नहीं, किसी ने नहीं है। तो मतलब कोई ये तो कहने को तैयार नहीं है, कहने को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, ऐसा कहते हैं तो देश का मान जो है हिलता है। 178 देशों ने योगा को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाए, 178 देशों ने उस रेजोल्यूशन को साइन किया और भारत में उसमें विरोध हो रहा था। राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया की, वो सारे राजनीतिक दल इसी कार्यक्रम में भी दिख जाएंगे किसी न किसी रूप में। उन सबकी प्रतिक्रिया इन 178 देशों को क्या संदेश गया? जिन्होंने योगा को ना धार्मिक रूप से देखा, जिन्होंने योगा को एक अच्छी धरोहर के रूप में देखा जिससे स्वास्थ्य बढ़ सकता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये बातें जो है कहने में एक होती है और यही जो सेक्युलरिज्म की एक परिभाषा है, इस पर एक डिबेट होता है और हम लोग भी लगातार इस पे कमेंट करते गए। संविधान में स्पष्ट है, किसी के ऊपर में थोपा नहीं जा सकता धर्म को लेके कुछ, हम सबका अधिकार है और मैं कह रहा हूं वकालत करते हुए कि अधिकार है, हम किसी भी धर्म में मान सकते हैं, किसी के ऊपर में ये रोक नहीं है। अपने अधिकार के तहत अपने धर्म को बदल भी सकते हैं अगर कोई उसमें जबरदस्ती ना हो, कोई एक प्रकार से मोटिवेशन ना हो, कोर्शन ना हो, ये सब स्पष्ट है। ठीक है। लेकिन जिस चीज का धर्म से लेना देना भी नहीं है, कहीं उसको लग जाए कि वोट बैंक में हमें एक संदेश भेजना है, उस पर एक अलग बात होती है। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा साहब ये क्यों ना माना जाए,
कि वो उस सोच अगर सोच नहीं को रहेगी तो दर्शा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। आती हूँ गौरव भाटिया जी, पहले मीम अफजल साहब से मैं जान लूं, वोट बैंक की राजनीति जिसके चलते बार बार धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठता है, बार बार कहा जाता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और इसे सीधे वोटों से जोड़ा जाता है, तो फिर वो क्यों ना उठे? उसको संस्कृत के माध्यम से ही सही प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नेहा जी, अगर प्रधानमंत्री कुछ अपने तौर पर सोच लें तो ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो ये सोच रहे हैं देश विदेश में जाकर के कि अगर ये संस्कृत वहां पर इस तरह से कुछ हो जाता तो हंगामा होता। मैं आपको याद दिला दूं, 1982 में, एशियाड 82 में जो इस्तकबालिया एक तरह से जो गान था, वो तकरीबन शायद जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है अमिताभ बच्चन साहब ने गाया था, और वो यही था जो बच्चों ने वहां पर गाया आयरलैंड के अंदर। मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं उठा। इसको जरा चेक करने की जरूरत है, मैं चेक तो नहीं कर सका हूं, मुझे अभी किसी ने फोन पर बताई ये बात कि एशियाड 82 में एग्जैक्टली यही संस्कृत के जो श्लोक पढ़ा गया है उसी से अमिताभ बच्चन साहब ने शुरुआत की थी। तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा बात नहीं है। दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो सवाल किसने उठाया, हमारा बिल्कुल ये सवाल नहीं है, और इससे कोई किसी भी हालत में मैं नहीं मानता हूं कि सेकुलरिज्म को खतरा हो जाएगा अगर संस्कृत। मेरा ये मानना है कि सब जबानों को बराबर से तरक्की देना, उनका उद्धार करना, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमारे यहां, मैं आपको इससे भी बड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो मैंने शुरू में इशारा किया था। मैंने कहा था कि संस्कृत सब जबानों की मां है, लेकिन हमने उसको इस तरह से छोड़ दिया है जैसे अमूमन बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाने पर हम मां का ध्यान नहीं रखते और एक गलत काम करने का काम करते हैं। ठीक है, और नई चीजों को अपनाते हैं। मीम अफजल साहब देखिए, अंग्रेजी इस जबान में गुलामी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कथनी और करनी में फर्क क्यों है? आप यही देखिए कि आपकी पार्टी के ही जो प्रवक्ता हैं, आप ही की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जब इस तरह का बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया तो प्रतिक्रिया क्या आई? ये एक एनआरआई प्रधानमंत्री हैं, ये भारत की छवि को खराब करते हैं, बताएं संस्कृत के लिए इन्होंने 16 महीने में क्या किया? मुझे तो कोई कंस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। कंट्रोवर्सी पैदा की। मैं आपको बताऊं नेहा जी, जब प्रधानमंत्री जी बाहर होते हैं तो हम लोग बहुत एहतियात बरतते हैं। हाँ। हमको इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी की तरफ से कि जब प्रधानमंत्री बाहर हों तो उनके बारे में कोई ऐसी प्रक्रिया न करें जिससे ये एहसास हो कि प्रधानमंत्री बाहर गैर मुल्क के अंदर हैं, वहां पर एक नेशनल इशू को लेकर के बात कर रहे हैं, कहा तो गया है सीधा क्रिटिसिज्म करें। एनआरआई प्रधानमंत्री कहा गया हो जाते हैं। अच्छा, आपका आपकी यही शिकायत है कि प्रधानमंत्री क्यों विरोधी पार्टियों को निशाना बनाते हैं? दोहराता हूँ, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां पर जाकर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। साहब, इस पर मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ फिर, और जल्दी से आपका जवाब नलिन कोहली जी, जल्दी से आपका जवाब। मैं आती हूँ गौरव जी, मैं आऊंगी उसके बाद, लेकिन एक बार एक छोटी सी प्रतिक्रिया नलिन कोहली जी। एक ही वाक्य है, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। नेहा जी, बराबर से नेहा जी, अगर संस्कृत के बारे में मीम अफजल साहब इतने खूबसूरत बार कह रही हैं, हम लोग प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हमें कुछ समय इतना कर लीजिए ना, मांग कर लीजिए कि हमारी इच्छा है, प्रधानमंत्री जी से, देश से, सरकार से मांग है कि संस्कृत भाषा के लिए प्लीज कुछ करिए। हमने नहीं किया, हम मांग कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ संस्कृत भाषा तक ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, अभी भी मीम अफजल साहब अपने व्यक्तिगत रूप से कर तो कह रहे हैं तमाम पार्टियां साथ आए, लेकिन जो बड़ी बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री, गौरव जी मैं आप ही का सवाल का जवाब उनसे ले रही हूँ सर, फिर आऊंगी आपके पास। नलिन जी, प्रधानमंत्री जो विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? पार्लियामेंट के भारत की छवि खराब करते हैं, ये कहना है जो बाकी राजनीतिक दल है। हिंदुस्तानी जबानों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है अंग्रेजी के मुकाबले। नलिन, इस पर आपका जवाब चाहूं। मैं पहले अफजल साहब, मैंने पहले कहा इस पर आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, आपके बड़े अच्छे अल्फाज थे और उसकी मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी की नीति उन अल्फाजों के साथ मैच नहीं करती है। कोहली जी, आप अपने पार्टी के मन से इसको कहवा दीजिए ना कि आप चाहते हैं कि संस्कृत जो है, जिसको आपने कहा सारी भाषाओं की मां है, उसके उद्धार के लिए कुछ करें। जो अब नेहा जी आपने पूछा दूसरा सवाल, आपने कहा प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर क्यों कहते हैं? हर चीज का एक अवसर होता है।
आप मुझे बताइए कितनी बार आपने देखा है विदेश में बच्चे वहां के, यहां तो आयरिश बच्चे थे आयरलैंड में, वो संस्कृत श्लोक का कर रहे हैं एक उच्चारण, स्वागत कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी गंभीरता से कह रहा हूं, गलती से किसी कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री जी औपचारिक रूप से भारत में गए होते, कोई अगर भारतीय बच्चे अगर श्लोक का कर रहे होते तो ये डिबेट होता। देखिए आप भगवाकरण कर रहे हैं सरकारी कार्यक्रम। मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था क्या संस्कृत के बहाने विरोधियों को निशाने पर लेने की प्रधानमंत्री की कोशिश, पहले भी ऐसे वाक्य रहे जब वो ऐसा करते रहे। गौरव जी, आप अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। कई बार मैंने कहा कि समय दे दीजिए। माफी चाहता हूं, एक्चुअली क्या है मेरा कान का ऑडियो कट गया, मैं टीवी से सुन रहा हूं, मैंने मिस किया का उत्तर आपका जो सवाल। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि निशाना साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत का काम कर रहे हैं, पड़ेगा कि औरों को भी अवसर देखते हैं, वो अपने मन की बात कहते हैं। काफी समय वो देश में भी जब मन की बात करते हैं तब भी हमारे विरोधी जो है आरोप लगाते हैं। इतना आसान नहीं है कि सिर्फ मन की बात हमारे तो आरोप हमेशा लगाते गए और हमें अब आदत हो गई है कि लगाते भी रहेंगे तरह से। गौरव जी, अब आप अपनी बात रखिए, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम था नलिन के, इसीलिए वो अपनी बात कह रहे थे। फिर से बोलिए अब आप, गौरव भाटिया। मेरा कान का कट गया। नेहा जी देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो प्रश्न है वो ये है कि हर चीज की एक जगह होती है कहने की और समय होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का विदेशी धरती पे जाके अपनी विरोधी पार्टियों और नेताओं को नीचा दिखाना या उनपे ताने कसना उचित है या नहीं है? मैं उदाहरण देता हूं, डेमोक्रेट और रिपब्लिक दो पार्टियां हैं अमेरिका में। हमने कभी नहीं सुना कि अगर विदेशी राष्ट्रपति अमेरिका का भारत आएगा तो वो वहां पे जो परेशानियां हैं, चाहे वो रंग का भेदभाव हो या नीतियों में फर्क हो, तो वो भारत में उनकी आलोचना करे। क्या हमने रशिया के राष्ट्रपति को कभी ऐसे सुना है? चीन के राष्ट्रपति को सुना है? कोई भी बड़ा स्टेटसमैन नहीं, पर क्या धर्मनिरपेक्षता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना भारत देश की सच्चाई नहीं है? कभी भी राजनीतिक विरोधियों का अपमान नहीं करता है। आप फिर से बोलेंगी? मेरा सवाल आपसे ये था, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, बार बार ये कह करके सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधना, क्या ये भारत में नहीं होता? ये और कितने देशों में होता है? एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जी ने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं दिया, संकेत नहीं दिया, जनरल कमेंट है, लेकिन सब मान रहे कि उनके खिलाफ बोला गया है। क्यों? क्या प्रधानमंत्री जी ने सपा की तरफ निशाना किया या कांग्रेस की तरफ निशाना किया है? मेरा सवाल यहाँ गौरव भाटिया जी से था। वहाँ सेक्युलरिज्म की परिभाषा कम से कम इनसे तो हम सीखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले साथ मत बोलिए, आप में से किसी की बात दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। सवाल बिल्कुल सीधा था, अगर विदेश में जाकर प्रधानमंत्री संस्कृत के बहाने ही सही धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर एक बड़ी बहस को जन्म देते हैं, तो सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा जारी है हमारी, श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए संक्षेप में प्रफुल्ल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, बार बार इस तरह के बयान क्यों देते हैं प्रधानमंत्री जिससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घमासान बढ़ता है? मुझे लगता है कि हम इसको राजनीति के रूप में क्यों देखते हैं। विरोधी दल हो, सत्ताधारी दल हो, हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मीम अफजल साहब ने कम से कम ये आज टेलीविजन पर ऑन एयर कहा कि संस्कृत सारे भारतीय भाषाओं की जननी है। लेकिन ये भारत के इतिहास में क्यों होता आ रहा है कि संस्कृत की जब जब बात हुई, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने की जब जब बात हुई, संस्कृत विज्ञान की जब जब बात हुई, तब उसको सेफ्रनाइजेशन का नाम दिया गया, सेक्युलरिज्म खतरे में बताया गया। मुझे लगता है कि इस पूरे सेक्युलरिज्म के डिबेट को हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। इस वाक्य का अर्थ है इसको किसी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। मैं आपका पॉइंट आगे ले जाऊंगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। इम्तियाज साहब मेरे साथ हैं, उस पर संस्कृत श्लोक लगे हुए हैं। इसका जवाब आप देंगे? जो बात प्रफुल्ल जी कह रहे हैं इम्तियाज साहब, योग हो गया, संस्कृत हो गई, गीता हो गया, इसको हमेशा भगवाकरण और हिंदू धर्म इन सब से जोड़कर ही क्यों देखा जाए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में चले जाए, अगर उन्हें मन की बात करना है तो भारत के रेडियो स्टेशन में जाके वो मन की बात तो करते हैं। भारत के बाहर जब जाते हैं तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, कांग्रेस वालों के भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। विदेश में जाए और देश की बात करे, उनके मन की जो भी बात है कि यहाँ पे नहीं, पर इम्तियाज साहब, मैं पूरी चर्चा में यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, आपको डर क्या है? इम्तियाज साहब देखिए, वक्त कम है मेरे पास सर, इधर उधर नहीं भटकेंगे। एक मिनट नलिन जी, एक मिनट, वक्त बहुत कम है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इम्तियाज साहब आप सीधे बताइए, ये लादने का डर आपको कहाँ से मिला? डर की बात नहीं है, हमें चिंता सता रही है। क्यों सता रही है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोबारा वापस आ जाए और कहे कि अब ये संस्कृत अब हम देश के ऊपर लादने वाले हैं, थोपने वाले हैं और ये क्या योग के साथ, गीता के साथ, किसी और चीज के साथ कभी हुआ? देशों ने योगा कबूल किया है, नलिन साहब, कहीं पर भी कंपल्सरी नहीं किया गया है। विरोध हमारा इस बात को लेकर है कि आप जब जबरन लोगों के ऊपर थोपते हैं आप विरोध कर रहे हैं, उनका भी अपना एजेंडा है। मेरे पास कम है, बहुत संक्षेप में सर, बस दो ही बात कहना चाहूंगा, जरा सुन लीजिए। थोपा गया अभी जो है MIM के जो स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं, देश में रहते हैं तो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? दूसरी बात है कि अभी वो बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि डबलिन में संस्कृत के श्लोक हो। सुनिए जरा प्लीज, अब संस्कृत में श्लोक हो विदेश में तो ठीक है, भारत में हो तो उनको आपत्ति है। उनको आपत्ति है तो फिर कांग्रेस वाले कहेंगे जी वोट खिसक जाएगी, हमें भी आपत्ति है। कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमें आपत्ति है तो और भी कहेंगे हमें आपत्ति है, तो ये आपत्ति का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बेकार की बात है। संस्कृत श्लोक ये कोई हिंदू धर्म के बारे में नहीं है, ये भारत की हेरिटेज है, इसलिए प्रधानमंत्री पर कोई एतराज ना करें। आपका सजेशन ये है शायद। सॉरी रुकिए जरा, चलिए कंचन जी, मेरे पास अभी जो यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, बार बार जिस बात को दोहराया जा रहा है कि यहां पर ना करें, विदेश में कर ले, ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सही है। और ये डिबेट की विषय हो सकती है कि सवाल भाई आप कैसी बात कर रहे हो? सवाल यही इसीलिए खड़ा होता है कि श्लोक से सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों? सभी पार्टी, इनके अपने अपने मत, जिन्हें आपने सुना। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का कहना कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ने की बात लोग क्यों करते, दूसरी तरफ बाकी पार्टियों का कहना आप हर बार हमें निशाने पर क्यों लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।